हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। हमने एक मिनी सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें हमने यूनिट 10 को ट्राइब्स ऑफ एमपी विच इज ट्राइब्स ऑफ एमपी कवर कर लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने जाके वो लेक्चर नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इससे आपके जो भी डाउट्स है ट्राइब के रिलेटेड के क्वेश्चंस हमारे सही नहीं हो रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, हम गलत मार्क कर देते हैं, वो सब सही हो जाएंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यूनिट 2 की शुरुआत करी थी। यूनिट 2 में हमने ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कवर कर लिया था। अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में लिटरेचर ऑफ जो साहित्य और साहित्यकार है उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्हें क्या रचनाएं करी, उनकी कौन सी बुक थी। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो हमेशा किस राइटर का नाम आता है और उनकी बुक कौन सी थी उसके बारे में भी आता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि उसके और डिटेल में कि स्टोरी किसके बारे में थी वो भी पूछ दिया जाता है एमपीएससी द्वारा। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि अब हम स्पेसिफिकली साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी रचनाएं कौन सी थी, उन्हें क्या क्या काम किया है, उन्हें क्या उपाधि से नवाजा गया था, उन्हें क्या उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के साहित्यकार। ठीक है, मध्य प्रदेश प्राचीन समय में साहित्य सृजन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश साहित्य की नजर से, साहित्य की दृष्टि से काफी ज्यादा समृद्ध रहा है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे राइटर्स या साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, अब सबके बारे में, उनकी बुक्स के बारे में, सबकी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यह प्रदेश सांस्कृतिक भाषा में महान साहित्यकार कवि कालिदास, भर्तृहरि और भवभूति के जन्मस्थल के एवं कर्मस्थल रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़े राइटर्स हैं, ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो इनका ये जन्मस्थल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा इनका ये जन्मस्थल रहा है और कर्मस्थल भी रहा है, काम भी इनने यहीं पे करा है। ठीक है, ठीक है, अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार है उसको हमने दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनको दो तीन पार्ट्स में डिवीजन करा है। सबसे पहले हो गए प्राचीन काल के साहित्यकार। प्राचीन काल के जो साहित्यकार कौन से हो गए, एंशिएंट पीरियड के जो साहित्यकार थे, कौन कौन से हो गए उसमें से हो गए सबसे पहले महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। ये कौन से हो गए, ये हमारे प्राचीन काल एंशिएंट टाइम्स के साहित्यकार हो गए। ठीक है, एंशिएंट लिटरेचरर हो गए। ठीक है, फाइन। अब हम देख रहे हैं मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में देखें साहित्यकार मध्यकाल में कौन कौन साहित्यकार थे। सबसे पहले आचार्य केशवदास, फिर हो गए कवि भूषण, पद्माकर भट्ट और राजा भोज। ये मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन साहित्यकार, मध्यकालीन के मिडिवल पीरियड के ये साहित्यकार थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आधुनिक काल के साहित्यकार। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन कौन से हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान जिनके बारे में आप सबने ही सुना होगा। फिर अपने हो गए बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, फिर ये हमारे हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार, संत सिंगाजी, घाघ, जगनिक और इसुरी। सबके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूछा गया है कि इनकी राइटर्स हैं, कौन से काल से बिलोंग करते थे, कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है और इसमें स्पेसिफिकली बुक में कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसके बारे में है, किसके बारे में डिस्कशन किया है, किसको मेन, इसका प्रोटोगनिस्ट कौन सा है, मेन कैरेक्टर, प्रोटोगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, सबके बारे में लिखा गया है, किसके बारे में स्टोरी है। तो हम ये सब इस पर्टिकुलर चीज़ में देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम सब चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम प्राचीन काल के जो साहित्यकार हैं वहां से शुरू करते हैं। सबसे जो फेमस प्राचीन काल के जो साहित्यकार है वो कौन से हो गए, महाकवि कालिदास। ठीक है, सबने इनका नाम सुना होगा, है ना। अब इनके बारे में सब चीजें जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको वहीं पे अंडरलाइन कर दूंगी और उसको बताऊंगी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद करना है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उज्जैन स्थित दरबार में नवरत्न में शामिल थे। अब महाकवि जो कालिदास थे वो जो विक्रमादित्य राजा थे उनके नवरत्नों में शामिल थे, उनके 9 रत्न थे ना, उनके नवरत्नों में कवि कालिदास शामिल थे। ठीक है, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोल लो। ठीक है, इंग्लिश वाले शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है।
कालिदास की कृतियों में उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम के कारण उन्हें उज्जैन का निवासी माना जाता है। अब देखो ये हमें सबूत नहीं मिले गए हैं कि महाकवि कालिदास थे वो उज्जैन में उनका जन्म हुआ या उज्जैन में थे, लेकिन हमें क्योंकि उनके उनके मन में बहुत ज्यादा उज्जैन के प्रति प्रेम था, कुछ ज्यादा ही प्यार था, तो इसलिए माना जाता है कि वो उज्जैन के निवासी थे। ठीक है। अन्य विद्वानों के द्वारा दिए गए विवरण में इन्हें हिमालय के आसपास का निवासी, कुछ कुछ जो और सोर्सेज मिले हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिले हैं, तो उसमें बोला है कि इनको हिमालय के आसपास का क्या बोलते हैं निवासी माना गया है। ठीक है, हिमालय के आसपास का निवासी माना गया है। ठीक है, कुछ कुछ और सोर्सेज के अगर हम माने तो। ठीक है, अब इनकी रचनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे रचनाएं, कि महाकवि कालिदास ने क्या क्या रचनाएं करी, किसके बारे में थी। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी रचनाओं के भी डिवीजन है, नाटक लिखे इनने, कुछ कुछ इनने छोटे खंड काव्य लिखे हैं, वो सबको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, सबसे पहले कौन सी होगी, नाटक। ठीक है, यहां से पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाओं के नाम पहले पढ़ते हैं फटाफट। महाकाव्य में इन्हें क्या क्या लिखा है, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, खंड काव्य में कौन से, मेघदूतम और ऋतु संहार। ठीक है, महाकाव्य में कौन कौन से हैं, महाकाव्य मतलब कौन से हो गए, एपिक। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, एपिक। इंग्लिश वालों को लिए बता दूं, भूल जाते हैं इंग्लिश वाले। महाकाव्य मतलब जो एपिक लिखी गई है, तो एपिक कौन सी होगी, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये खंड काव्य है कि महाकाव्य, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत टफ बनाना होगा पेपर तो यहाँ से भी उठा लेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना देंगे। तो हमें देखिए महाकाव्य में क्या होगी कि ये एपिक्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी होगी एपिक्स में, रघुवंशम और कुमार संभवम कौन सी होगी, महाकाव्य की पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अपन पढ़ रहे हैं नाटक। अब ये नाटक का मतलब हो गया प्ले, है ना। खंड काव्य भी आगे बताती हूँ। ठीक है, खंड काव्य आगे बढ़ती हूँ। खंड काव्य मतलब होता है माइनर पोएम, चलो पढ़ ही लेते हैं। माइनर पोएम्स, ठीक है, अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे अपन समझेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है गया, हमने खंड काव्य में कौन कौन से खंड काव्य हो गए, माइनर पोएम्स को थे, मेघदूतम और ऋतु संहार। ठीक है, ये खंड काव्य का पार्ट है, माइनर पोएम्स का पार्ट है। अब महाकाव्य, अब नाटक में कौन कौन से आ गए, नाटक के 3 नाम कौन कौन से हो गए, सबका सबने सुना होगा, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम वेरी फेमस। नेक्स्ट है हमारा नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। फिर थर्ड है हमारा विक्रम उर्वशीयम। ठीक है, ये हमारे नाटक हो गए या प्ले हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते सबके बारे में डिटेल में। ठीक है, अब महाकाव्य को पढ़ रहे हैं हम, एपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो एपिक्स में सबसे पहले कौन सी आ गई अपनी, कुमार संभवम। ये प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कुमार संभवम है, ये प्रथम महाकाव्य है। विवरण इसमें किसके बारे में लिखा गया है, प्रथम महाकाव्य सबसे फर्स्ट है ये। ठीक है, और इसके बारे में किसके बारे में वर्णन करा है, शिव पार्वती का विवाह एवं कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तड़कासुर का वध, ये सब चीजें इसमें वर्णन की गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा गया है इसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो ये प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, शिव पार्वती का विवाह एवं कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ उसका विवरण मिला हुआ है, और कार्तिकेय जी ने तड़कासुर का जो वध किया था उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है, किसमें मिलती है, कौन सा महाकाव्य है ये, महाकाव्य कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम में किसका वर्णन है, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, या ये वर्णन किस स्पेसिफिक किस महाकाव्य या किस बुक में लिखा गया है, तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत में लिखा गया है, क्योंकि संस्कृत आपको ये सब चीजें तो पता ही होना चाहिए, लैंग्वेज पता होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम महाकाव्य है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम महाकाव्य है ये। ठीक है, तड़कासुर का वध करा था यहाँ पे कार्तिकेय जी ने, वो सब इसमें वर्णन किया गया। ये हो गया हमारा महाकाव्य। ठीक है, अब हम रघुवंशम को देखेंगे, रघुवंशम को देखेंगे, ये भी हमारा महाकाव्य था। संपूर्ण रघुवंशम में गाथाओं का विवरण है। ठीक है, यह एक चरित्र काव्य है जिसमें 19 सर्ग है, कृति माना जाता है। और कौन सी भाषा में लिखा गया, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
ठीक है, इसमें महाराजा दिलीप का वर्णन है, ठीक है, महाराजा दिलीप का वर्णन है, जो कौन सी डायनेस्टी के थे, रघु डायनेस्टी के थे। महाराजा दिलीप के बारे में लिखा गया है, जो कौन सी डायनेस्टी के थे, रघु डायनेस्टी के थे, इसलिए इनका नाम, इस बुक का नाम रघुवंशम पड़ा, ठीक है। लिख दू दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप लिखा है ना, महाराज दिलीप, ठीक है। और कौन सी डायनेस्टी के थे, रघु डायनेस्टी के थे, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी के थे, ये रघु डायनेस्टी के थे महाराजा दिलीप, उनके बारे में ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें, ठीक है। कौन सी भाषा में, संस्कृत, दोनों संस्कृत में, महाकाव्य कुमार संभवम में संस्कृत में है और ये भी संस्कृत में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम खंड काव्य को पढ़ेंगे। खंड काव्य कौन से थे, हमने पढ़ा था ना अभी, ठीक है। खंड काव्य कौन सी हो गए अपने, जो छोटी छोटी जो पोएम्स लिखते थे, माइनर पोएम्स, उसको हम खंड काव्य बोलते थे, ठीक है। सबसे पहले खंड काव्य कौन सा हो गया, मेघदूतम, मेघदूतम, यह प्रथम खंड काव्य है, ये एक गीति काव्य है। विषय इसका कौन सा, विषय किस टॉपिक पे बना गया है, तो इसका विषय यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने का विवरण है, ठीक है। विभाजन दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके रखा है, पूर्व और उत्तर, ठीक है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। विशेष इसमें अमरकंटक तथा उज्जैन का विवरण मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा बेतवा नदी का भी विवरण मिलता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि अमरकंटक का वर्णन कहाँ दिया गया है और बेतवा नदी का वर्णन किस में, किस बुक में स्पेसिफिकली दिया गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक तो ये खंड काव्य है, और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है इसमें, और इसमें अमरकंटक का भी वर्णन है, जो उज्जैन का भी वर्णन है, और बेतवा नदी का भी वर्णन है, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया है इसमें मैंने सब, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें थीम क्या है, इसमें यक्ष अपने बिलवड को संदेश दे रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं थ्रू क्लाउड्स, उसके बारे में इसको मेटाफर जैसे यूज करा गया है। मेटाफर मतलब होता है ना कि हम उस चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो क्लाउड्स की चीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, यक्ष द्वारा अपने बिलवड को संदेश दे रहे हैं मेघ के थ्रू, ठीक है, मेघ के थ्रू, मतलब मेघ मतलब क्लाउड के थ्रू संदेश दे रहे हैं यक्ष द्वारा, ठीक है। कौन सा माउंटेन, एक और माउंटेन का नाम यहाँ पे आ रहा है, विंध्याचल का भी वर्णन है, ठीक है, विंध्याचल माउंटेन, जिसको इस बुक में कुछ अलग नाम से दिया है, वो है सामगिरी माउंटेन, ठीक है, सामगिरी माउंटेन। राइटिंग अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, बुक्स में लिखना, कॉपी में लिखना एंड बोर्ड पे लिखना, इट्स क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, खंड काव्य में मेघदूतम के बारे में करा कि यक्ष अपने संदेश दे रहे हैं अपने बिलवड को थ्रू क्लाउड्स, मेघ के द्वारा, कौन से माउंटेन के ऊपर से दे रहे हैं, विंध्याचल माउंटेन, जिसको सामगिरी हिल्स का नाम दिया गया, सामगिरी हिल्स बोला गया है इस पर्टिकुलर बुक में, ठीक है। और तीन हमने चीज पढ़ ली उज्जैन वगैरह का, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार, ये भी एक खंड काव्य है, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा बसंत का विवरण मिलता है। इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, मौसम को, ऋतुओं को 6 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, कौन सी, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा बसंत। काव्यात्मक स्वरूप में वर्णन है, गाने जो आप सॉन्ग गा सकते हो उस तरीके से इसको बनाया गया है, इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। बसंत ऋतुओं का राजा कहा गया है, तो हमें पता ही है, बसंत ऋतुओं को ऋतुओं का राजा कहा गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आई होप समझ आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये क्या क्या है, ये सामगिरी हिल्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और क्या इसका थीम है मेघदूतम का, वो भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब हम नाटक पे आते हैं, कालिदास जी के नाटक पे, ठीक है। सबसे पहला जो इन्होंने नाटक लिखा था वो था मालविका अग्निमित्रम,
ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, फिर हमारा विक्रम उर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। मालविका अग्निमित्रम जो है इनका फर्स्ट नाटक था, फर्स्ट प्ले था, ठीक है, प्रथम नाट्य कृति थी, श्रृंगार रस का प्रधान है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विषय इसका क्या था, ठीक है, ये फर्स्ट, ये याद रखना कि फर्स्ट था ये, ठीक है, फर्स्ट था ये। विषय इसका क्या है, अग्निमित्र जो शुंग डायनेस्टी के जो राजा थे, शुंग शासक थे, ठीक है, एवं मालविका के प्रेम का वर्णन है, ठीक है, उनकी लव स्टोरी दी गई है। मालविका और अग्निमित्रम की जो लव स्टोरी है, अग्निमित्र हमको पता है शुंग डायनेस्टी के राजा थे, उनकी लव स्टोरी दी गई है किसमें, मालविका अग्निमित्रम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखना कि फर्स्ट कॉम्पोजिशन है इसका, कालिदास जी का फर्स्ट कॉम्पोजिशन है नाट्य में, ठीक है, स्पेसिफिकली नाटक जो ने फर्स्ट लिखा था उसका ये फर्स्ट कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की दूसरी रचना है, ठीक है, ये दूसरी रचना है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, नोट्स बनाते चलो साथ में तभी क्लैरिटी आएगी। ये कालिदास जी की दूसरी रचना है जो उनके जगत प्रसिद्धि का कारण बनी थी, इससे काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। अंग्रेजी, जर्मन सहित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया था, इसे काफी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था अभिज्ञान शकुंतलम को। विषय इसमें क्या था, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम विवरण करा गया है, ठीक है, इनकी लव स्टोरी दी गई है, किसकी, राजा दुष्यंत की और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में डिस्कशन है, इसमें लव स्टोरी के बारे में वर्णन किया गया है इस पर्टिकुलर बुक में। कौन सी बुक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये दूसरी रचना थी। फर्स्ट हमने पढ़ चुका, फर्स्ट रचना कौन सी थी बताओ, फर्स्ट रचना थी आपकी मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, ये भी लव स्टोरी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे विक्रम उर्वश्यम, ठीक है, नेक्स्ट हमारा विक्रम उर्वश्यम, रहस्यों से परिपूर्ण नाटक है, रहस्यों से परिपूर्ण नाटक है। विषय इसका क्या है, राजा पुरुरवा इंद्रलोक के अप्सरा उर्वशी के प्रेम में विवरण है, ये भी लव स्टोरी है, ठीक है। क्या बोले, किसके बारे में है, किसके बारे में बताइए, राजा कौन से थे, राजा पुरुरवा और इंद्रलोक की जो अप्सरा थी, इंद्रलोक की जो अप्सरा थी कौन सी, उर्वशी की प्रेम का वर्णन है, ठीक है। यह काव्यगत सौंदर्य एवं शिल्प से भरपूर है, ठीक है, काव्यगत सौंदर्य एवं शिल्प से भरपूर है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये विक्रम उर्वशीयम, देखो इसमें सबके नाम अलग अलग है, ठीक है, ये भी एक प्ले है, ये भी एक नाटक है, लेकिन इसमें जो विषय है वो कौन से राजा का वर्णन है, पुरुरवा राजा और इंद्रलोक की जो अप्सरा थी उर्वशी, उनके प्रेम के बारे में विवरण है, ठीक है, उनके प्रेम लव स्टोरी के बारे में विवरण है, ठीक है। अब हम भर्तृहरि जी को पढ़ेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रम उर्वश्यम, ठीक है। अब हम भर्तृहरि जी को पढ़ेंगे, ठीक है। जीवन परिचय देखते हैं। संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवि है। किंवदंतियों के अनुसार ये उज्जैन शासक विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे, कि ये अपन मानना जाता है कि जो विक्रमादित्य जो शासक थे, जो रूलर थे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे ना विक्रमादित्य, उज्जैन के रूलर थे, ठीक है, तो उनके ये ज्येष्ठ भ्राता थे, बड़े भाई थे, ठीक है, ऐसे बोला है। पिंगला नामक रानी से दुष्ट चरित्रता के कारण वैराग्य धारण कर लिया था, ये एक रानी से परेशान हो गए थे पिंगला नामक, तो उससे इनने वैराग्य को प्राप्त धारण कर लिया था। साधना स्थली इनकी कहाँ है, देखो ये पता होगा, ये क्वेश्चन आता है, केव्स, भर्तृहरि केव्स कहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है, तो ये उज्जैन में है और एवं चुनार उत्तर प्रदेश में। समाधि इनकी इंपॉर्टेंट है, समाधि कहाँ है इनकी, समाधि इनकी सरिस्का राजस्थान में है, ठीक है, भर्तृहरि जी की समाधि कहाँ है, सरिस्का राजस्थान। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा है ना सबने, सरिस्का अलवर राजस्थान में इनकी समाधि है, ठीक है। संस्कृत के बहुत महान कवि थे भर्तृहरि, और विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में इनको वर्णन मिलता है, ठीक है। अब इनकी रचनाएं के बारे में पढ़ते हैं। रचनाएं, ठीक है, रचनाएं देखते हैं। त्रिशतक, ठीक है, त्रिशतक इनने रचना करी, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक है, ठीक है, हर एक शतक में 100 श्लोक हैं। अन्य ग्रंथ जो इन्होंने लिखा था, मीमांसा सूत्र वृत्ति, वेदांत श्रुत वृत्ति, वाक्य प्रदीप वृत्ति, भाग्य वृत्ति, शब्द धातु समीक्षा। शब्द धातु समीक्षा किसने लिखी थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका,
भट्टी काव्य, ठीक है, इन्हें काफी सारी बुक्स लिखी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, त्रिशतक इसको लिए थे, इसलिए इनको बोला जाता है त्रिशतक, इनने लिखे थे ना, त्रिशतक इनने लिखे थे, इसलिए इनको बोला जाता है शतका त्रयी। शतका त्रयी लिख दूं, शतका त्रयी लिख देती हूँ। ठीक है, इनको ग्रामरियन भी बोला जाता है, ठीक है, ये काफी ज्यादा ग्रामर की नॉलेज रखते थे, संस्कृत लिटरेचर की, तो इसलिए इनको भर्तृहरि इज नोन एज ग्रामरियन, ठीक है, ओके। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बाण भट्ट जी को पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। बाण भट्ट कन्नौज शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जन्म इनका किवदंती अनुसार सीधी जिले में सोन नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था, चंद्रदेव नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, स्थान इनका बताया हुआ है, ठीक है। कहाँ अपन ने ऐसा माना जाता है कि सीधी जिले में इनका जन्म हुआ था, कौन सी नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और उपाधि इनको, हाँ ये उपाधि है, कवि चक्रवर्ती की उपाधि इनको मिली है, कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी है। किसने दी है? हर्षवर्धन ने दी है। क्यों? राजा हर्षवर्धन ने दी है क्योंकि उनके ही दरबारी कवि थे। क्या बोलते हैं इनको हम? कवि चक्रवर्ती। क्या उपाधि दी है, किसने दी है? दिस बिकम्स वेरी रेलिवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको याद होना चाहिए। 7वीं शताब्दी के लेखक थे, भाषा इनकी संस्कृत थी। अन्य जो इन्हें हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। बाण भट्ट ये हो गया। संस्कृत के थे कवि, इनको कवि चक्रवर्ती बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? अन्य तथ्य जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है उनको? साहित्य के इनको वानंचल केसरी कहा जाता है, ठीक है। साहित्य का इनको वानंचल केसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य का इनको वानंचल केसरी बोला जाता है। केसरी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ लिटरेचर, ठीक है, केस इतने अच्छे थे, केसरी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ लिटरेचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ, ये आप लिख लो नोट्स में। केसरी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ लिटरेचर, दोज हु वांट्स दैट पीडीएफ ऑफ इंग्लिश आल्सो, तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। अभी हम बायलिंगुअल पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। साहित्य का वानंचल केसरी किसे कहा जाता है? तो हमें पता होना चाहिए, बाण भट्ट को कहा जाता है साहित्य का वानंचल केसरी, ठीक है। रचनाएं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लिखा है इनने? हर्षा चरित्रम, क्योंकि हर्षा के एक दरबारी कवि थे। कादम्बरी, ये इंपॉर्टेंट है, कादम्बरी कुछ विद्वानों द्वारा विश्व प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है कादम्बरी। चंडी शतक, दुर्गा स्तोत्र है ये, ठीक है। पार्वती परिणय नाटक है। और मुकुट ताड़ी तक, ठीक है, मुकुट ताड़ी तक, ये लिखा गया है बाण भट्ट द्वारा, ओके। इसमें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? साहित्य का वानंचल केसरी, ठीक है, किसके दरबारी कवि थे, क्या उपाधि से इन्हें नवाजा गया था, दिस बिकम्स वेरी रिलेवेंट, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब हम भवभूति जी के बारे में पढ़ेंगे, भवभूति जी के बारे में पढ़ेंगे थे, ठीक है। संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। संस्कृत के महान कवि, अभी तक जितने कवि हम पढ़ रहे हैं वो सब संस्कृत के ही थे, ठीक है, अभी नोटिस करना, ठीक है। संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार थे। पूरा नाम इनका श्रीकंठ पदलाचन भवभूति था, ठीक है, श्रीकंठ पदलाचन भवभूति था। पिता का नाम इनके नीलकंठ था, माता का नाम इनके जनुकर्णी, अन्य नाम इनको भारतीय मिल्टन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? कन्नौज के जो शासक थे, कन्नौज के जो रूलर थे यशोवर्मन, उनके ये दरबारी कवि थे। कौन से? भवभूति, ठीक है, यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। मिल्टन ऑफ एंशिएंट इंडिया या भारतीय मिल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्टन
एंशंट ये कवि है ना, इसलिए हम एंशंट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको मिल्टन ऑफ एंशंट इंडिया बोलते हैं, ऑफ एंशंट ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्टन ऑफ एंशंट इंडिया बोलते हैं इनको, ठीक है, भवभूति जी को। फाइन। रचनाएं पढ़ते हैं, रचनाएं इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी, भवभूति जी की। इन्हें स्पेसिफिकली 3 कॉम्पोजिशन का बहुत ज्यादा फेमस है, क्वेश्चन आते हैं इसमें। सबसे पहला हो गया मालती माधव, इसमें मालती और माधव का प्रेम वर्णन मिलता है। मालती माधव किसने लिखी थी, तो मालती माधव भवभूति जी ने लिखी थी। लव अफेयर ऑफ मालती एंड माधव का यहाँ डिस्कशन मिलता है। नेक्स्ट है महावीर चरितम, महावीर चरितम, ठीक है, महावीर चरितम। इसमें क्या करा गया है, वीर रस प्रधान नाटक, जिसमें श्री राम के राज्य अभिषेक का वर्णन है। अब श्री राम जी के राज्य अभिषेक का वर्णन किस में मिलता है, महावीर चरितम में, ठीक है, महावीर चरितम में राम जी के राज्य अभिषेक, राम जी के राज्य अभिषेक का वर्णन मिलता है, राम जी के राज्य अभिषेक का वर्णन मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे उत्तर रामचरितम, ठीक है, उत्तरा रामचरितम संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है, ठीक है। इसमें धोई नामक व्यक्ति के माता सीता पर लांछन लगाया था, ठीक है। ओके, सैड फर्स्ट इमोशनल ड्रामा है, सैड स्टोरी फर्स्ट इमोशनल ड्रामा है संस्कृत का, और सीता जी के एग्जाइल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम फटाक से मध्यकालीन कवि को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर मॉडर्न कवि तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, पूरा तो नहीं हो पाएगा एक लेक्चर में। मध्यकालीन कवि के सबसे पहले कवि कौन सा आता है, आचार्य केशवदास, ठीक है, ये इनका सब पढ़ते हैं फटाफट। आचार्य केशवदास, इनका जन्म 1555 ओरछा में हुआ था, मृत्यु इनकी 1617 में हुई थी। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में कवि थे, ठीक है, इंद्रजीत ओरछा के जो राजा थे इंद्रजीत सिंह, उनके ये दरबारी कवि थे। कौन, केशवदास, आचार्य केशवदास। हिंदी के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे, ये क्वेश्चन आता है, रीतिकालीन कवि कौन थे, तो ये हमारे कौन से कवि हो गए, ये हमारे आचार्य केशवदास हो गए। अद्भुत संवाद रचना एवं काव्यगत जटिलता के कारण इन्हें कठिन काव्यों के प्रेत के रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इनका, क्या मतलब है, कठिन काव्य, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखता था, डिफिकल्ट तरीके से लिखते थे, इसलिए बोलता है इनको कठिन काव्य के प्रेत बोलते हैं, ठीक है, आचार्य केशवदास को, ठीक है। इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, फैंटम ऑफ डिफिकल्ट पोइट्री, ठीक है, फैंटम लिख देती हूँ, फैंटम ऑफ डिफिकल्ट पोएट्री बोलते हैं किसको, आचार्य केशवदास को, ठीक है। इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, कठिन काव्य के प्रेत बोला जाता है, हृदयहीन कवि भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट लिखते थे। इनकी स्मृति में ओरछा में केशव जयंती समारोह के आयोजन किया जाता है। अन्य इनने क्या क्या लिखा, राय प्रवीण नामक वैश्य के आवसक्त हो गए थे, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी इन्हें रचनाएं लिखी थी। प्रमाणिक ग्रंथ 9 है, जिनमें जैसे रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्र चंद चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, ठीक है, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका, वो मैंने अंडरलाइन कर दिया, देख लेना, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। अब
कुछ कुछ डिटेल जो लिखी वो एक्स्ट्रा पढ़े थे। रतन बावनी मधुकर शाह के पुत्र का विवरण है तथा डिंगल भाषा में लिखे था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रतन बावनी किसने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। किसका विवरण है? मधुकर शाह के पुत्र का वर्णन इसमें मिलता है, और कौन सी भाषा में लिखी गई? डिंगल भाषा में लिखी गई है। ठीक है। कवि प्रिया राय प्रवीण को काव्य शिक्षा दी, इसके बारे में। रामचंद्र का श्रीराम का इसमें वर्णन है, ये आप गेस कर सकते हो। जहांगीर जस चंद्रिका मुगल बादशाह के यश का विवरण है। ठीक है, ये जहांगीर और ओरछा का तो पुराना कनेक्शन है, पता ही होगा आपको, है ना। तो उनके उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई। मुगल बादशाह के यश का विवरण है, मुगल बादशाह के यश का विवरण है। ओके, मतलब कितना उनके पास पैसा था, कितने अच्छे थे वो, सब उनके बारे में डिटेल्स लिखी गई हैं। ठीक है। रसिक प्रिया उन्हें, ये इंपॉर्टेंट रसिक प्रिया का क्वेश्चन आता है कि रसिक प्रिया किस से इंस्पायर होके लिखी थी? तो राय प्रवीण करके एक वैश्य थी, हाँ, उससे ये इन्फैचुएट हो गए थे काफी ज्यादा, तो उसके ऊपर इनने बुक लिखी थी रसिक प्रिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। महाकवि भूषण, ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं। जीवन परिचय, इनका जन्म 1613, मृत्यु 1715, उपनाम इनको जटा शंकर। इनको किस नाम से जाना जाता है? जटा शंकर। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वास्तविक नाम इनका नहीं पता हमें, इसको उपाधि दी गई थी भूषण की। ठीक है, इनका नाम नहीं था भूषण की, उनको उपाधि दी गई थी। कहाँ किसने दी थी? चित्रकूट नरेश रुद्र सोलंकी ने दे दी थी इनकी। ठीक है, पता होना चाहिए। आदर्श शिवाजी, विशेष रीतिकाल के एकमात्र कवि जिन्होंने श्रृंगार के स्थान पर वीर रस से प्रेरित रचनाएं की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रचनाएं पढ़ते हैं हम सीधे, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवराज, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा या आदि। ठीक है, देखो ये नाम बुक्स के ना बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको याद करना, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो याद हो जाता है। ठीक है, बार बार पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, बार बार पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, तो फिर सब चीजें समझ आने लगती है, क्योंकि काफी सारी है ना, कितने सारे आप याद रखोगे? ह्यूमन ब्रेन। विशेष, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया। ठीक है, किसने इनका मूल नाम घनश्याम बताया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि कहा, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, किसने बोला था हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, हमने कवि महाकवि भूषण को भी पढ़ लिया। अब कवि पद्माकर भट्ट को पढ़ेंगे हम। ठीक है, जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1753 में हुआ था, मृत्यु 1833 में हुई थी, कानपुर के गंगा तट पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनका नाम जन्म बांदा में माना गया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऊपर भी बताया था कुछ। ठीक है, और इन्हें ऐसा माना गया कि इनका जो जन्म हुआ था वो बांदा में हुआ था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनने भी अपने बताया कि इनको ऐसा लगता है कि इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। उपाधि इनको क्या मिली थी? ये सब तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये उपाधि हो जाती है। ठीक है, कविराज शिरोमणि जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा दी थी। कविराज शिरोमणि किसे बोला जाता है? तो कविराज शिरोमणि हमारे कवि पद्माकर भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, किसने दी थी? जयपुर नरेश, क्या नाम था? प्रताप सिंह द्वारा दी गई थी इसकी इनको उपाधि। ठीक है, रचनाएं पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना इनकी कौन सी होगी? हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है, हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? अनूपगिरी के शासक का नाम पर रचित है, गणगौर उत्सव का वर्णन मिलता है। ठीक है, क्या बोला है इसमें? अनूपगिरी के शासक
का वर्णन मिलता है और गणगौर जो उत्सव मनाता है, गणगौर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसका इसमें विवरण मिलता है। जगत विनोद इनकी दूसरी है ये रचना, जगत विनोद। जयपुर के जगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध रीति विषयक रचना है। अलीजे प्रकाश फेमस, ठीक है, ये बहुत फेमस है। दौलत, अलीजे प्रकाश क्यों फेमस है? अलीजे प्रकाश क्यों फेमस है? क्योंकि दौलत राव सिंधिया से संबंधित है, ठीक है। अलीजे प्रकाश क्यों फेमस है? अलीजे प्रकाश भी इनकी एक रचना है जिसमें इन्हें तारीफ करी है, प्रेज किया है किसको? महाराजा ऑफ ग्वालियर जिनको बोला जाता था दौलत राव सिंधिया जी को इन्हें काफी ज्यादा प्रेज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इनने जो अलग अलग की राम रसायन, वाल्मीकि रामायण, ये सभी इनने इनका भाषा अनुवाद करा हुआ है। और अन्य जो इनकी रचना हो गई पद्माभरण, राम रसायन, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, जयसिंह, विरुदावली, ये सब इनने इनकी रचना, ये सब इनने लिखा है, ठीक है। कवि पद्माकर भट्ट जी, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सब यहाँ पे लिख दिया, क्या क्या इनकी रचनाएं थी एंड ये उपाधि। तो ये अब हम मॉडर्न के जो कवि थे, मॉडर्न पीरियड के जो कवि थे, ठीक है, कौन से हो गए हमारे आधुनिक काल के जो कवि थे, वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड आई होप आपको सब चीज़ें समझ आएंगी होगी और डाउट नहीं होगा कुछ भी। इफ़ आपको कुछ डाउट आता है या आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।